हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 4 मई 2025 का करंट अफेयर पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप सेशन लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी है। तो ये आपको बताना है भारत की रैंकिंग इसमें से कितनी है। 111, 131, 151, 163 है। तो 180 देशों में जो है ये रैंकिंग मतलब 180 देशों को ये रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें भारत की रैंकिंग जो है 151 151 है। देखिएगा, भारत की रैंकिंग अपेक्षाकृत जो है बहुत अच्छा है नहीं। जिस तरह से भारत लोकतंत्र है, 180 देशों में सिर्फ 30 स्थान, 29 स्थान ही इसके जो है ऊपर रह पाया है। भारत जब टॉप 100 में होता तो जान लीजिए कि स्थिति कुछ सही कहा जा सकता था। तो अभी 180 देशों में 151वें स्थान पे, यानी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे है नहीं। तो ये आप कह सकते हैं, इस इंडेक्स के माध्यम से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि प्रेस जो है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और यह दिवस, यह जो है इंडेक्स है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग कल 3 मई को क्या मनाए थे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाए थे। एक कल हम आपको बता चुके हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसी के उपलक्ष्य में ये निकाला जाता है इंडेक्स है, तो इसको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। देखिएगा, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये कोई एनजीओ होगा जो ये निकालता होगा, या इसका स्थापना कब हुई थी, या ये जो है पहला रैंक इस इंडेक्स में कौन है, इसको कौन निकालता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, इसको निकालता जो एक एनजीओ है। तो इस सब मॉडल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा चुका है। इसको ये मत के पूछा जाता है, पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है भविष्य में भी। तो इसीलिए इसको जो है थोड़ा सा डिटेल्स में बता देते हैं सब चीज बात। तो 151वीं रैंक है भारत की। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में देखेंगे, जारी करता है इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये एक क्या है, एनजीओ है, इंटरनेशनल लेवल पर एक एनजीओ है, जो पेरिस में स्थित एक एनजीओ है। कहाँ है, पेरिस में। पेरिस मतलब फ्रांस, उसकी राजधानी है फ्रांस की। बहुत लोग जो है इसको जानिए हैं, बहुत लोग जो कंफ्यूज ना हो। तो ये देखिएगा, इसका पेरिस जो होता है, पेरिस आपकी किस नदी के किनारे स्थित है, तो सीन नदी के किनारे स्थित है। अब की साल 2025 में क्वेश्चन 2-3 बार ये पूछा जा चुका है। सीन मतलब आप ऐसे याद कर लीजिएगा, पेरिस का सीन जो है बहुत अच्छा है, यानी पेरिस में जो बहने वाली नदी है बहुत अच्छा है, स्वच्छ है। तो भारत की रैंकिंग देखेंगे 151वीं है 180 देशों में, आपको पहले ही बता दिए। और वहीं 2024 में देखेंगे तो 159वीं रैंक है। कह सकते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में अब की वर्ष में रैंकिंग में कुछ सुधार आया है। अगर शीर्ष स्थान देखेंगे तो नार्वे जो है पिछले 9 वर्षों से, नार्वे लगातार 9वें वर्ष जो है इस इंडेक्स में पहले स्थान पे बना है, शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पे है और पिछले कितने वर्षों से शीर्ष स्थान पर है। सेकंड पे आपके एस्टोनिया है, थर्ड पे आपके नीदरलैंड है, और स्वीडन है, फिनलैंड है। सॉरी, फिर से इसको देखिएगा, नार्वे पहले, एस्टोनिया दूसरे, नीदरलैंड आपके तीसरे, स्वीडन आपके जो है चौथे, फिनलैंड आपके 5वें। तो 5 से ज्यादा रैंक नहीं पूछा जा सकता है ज्यादा करके। तो ये आपके 5 शीर्ष रैंकिंग वाले देश याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अंतिम स्थान पे जो है देखेंगे इरिट्रिया, जो अफ्रीकी देश है इरिट्रिया, वो 180वें स्थान पे है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखेंगे तो नेपाल जो है 90वें स्थान पे है। हम कह सकते हैं अपने पड़ोसी देशों में सबसे अच्छे स्थान पे है, टॉप 100 में यही शामिल है नेपाल। तो यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता जो है कुछ हद तक अच्छी है। श्रीलंका देखेंगे तो 139 स्थान पे है, उसके 139वें स्थान पे, बांग्लादेश 149वें स्थान पे, पाकिस्तान 158वें स्थान पे, म्यांमार 169वें स्थान पे। तो हम लोग जो है श्रीलंका से भी खराब स्थिति में है, बांग्लादेश से भी खराब स्थिति में है, पाकिस्तान और म्यांमार से कुछ स्थान ऊपर है। तो ये कह सकते हैं आप। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर हम आपको बता दिए, 1985 में स्थापित एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो पेरिस में स्थित है। शुरुआत इस रिपोर्ट की जो है 2002 से हुई है। कब से हुई है, 2002 से हुई है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिएगा, इससे क्वेश्चन कईयों बार पूछा जा चुका है मित्रों, तो इसको जो है आपको बोलना नहीं है क्वेश्चन, और इसको ध्यान रखना। आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे।
अगला है विश्व पुलिस सम्मेलन यानी वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो ये आपको बताना है इसका आयोजन जो है किस शहर में किया जाएगा विश्व पुलिस सम्मेलन का। तो विकल्प में है दुबई, नई दिल्ली, अबू धाबी, टोक्यो। सही उत्तर आपका रहेगा दुबई में यह आयोजन होने वाला है। तो दुबई कहाँ का देश शहर है? तो संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है, ना कि राजधानी है। इसको ध्यान रखना, राजधानी आपका अबू धाबी है यूएई की, लेकिन दुबई एक जो है बड़ा शहर है। अच्छा, आप लोग बताइए कमेंट में कि जो है दुबई यूएई में, आप किसको किसको पता था कि दुबई यूएई में है? दूसरे नंबर किसको किसको ये पता था कि यूएई की राजधानी अबू धाबी है, ना कि जो है दुबई है? तो ये आपको बताना है। तो ये सम्मेलन कहाँ होने वाला है? दुबई। तो नाम से ही पता चल रहा है किसके बारे में सम्मेलन होने वाला है। विश्व लेवल पे जो पुलिस की समिट है वो होने वाला है दुबई में। तो जितने पुलिस अधिकारी होते हैं, पुलिस से संबंधित जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें ये भाग लेता है। क्यों भाग लेता है? इंटरनेशनल लेवल पर जो है पुलिसिंग को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, जो आने वाली चुनौतियां है पुलिस से, आप जानते हो मामले को जो है लगभग हर मामले को जो है पुलिस ही डील करता है। तो पुलिस को जो मामले आते हैं, जैसे साइबर क्राइम हो गए और सब मामले हो गए, नए नए तरीके से जो अपराध करने वाले मामले हो रहे हैं, तो कैसे उसको विश्व लेवल पे कैसे उससे निपटा जा सकता है, इसलिए ये सम्मेलन होता है। तो दुबई में जो है यह सम्मेलन 13 से लेकर के 15 मई 2025 तक होने वाला है। उद्देश्य क्या है? तो दुनिया में जो पुलिस हो गया, साइबर अपराध हो गया और सार्वजनिक सुरक्षा पर जो है नए विचार और टेक्नोलॉजी पर चर्चा करना। जैसे आप जानते होंगे, जैसे अभी वर्तमान समय में कितना साइबर क्राइम का समय है, इतना अलग तरीके से जो कभी साइबर अपराध किसी रूप में होता है, कभी किसी रूप में होता है, तो उसको जो है कैसे मतलब पूरे मुद्दे को समझा जाए, सुलझाया जाए, इसलिए जो है नए नए तरीके से जो अपराध हो रहे हैं, क्राइम करके इंटरनेशनल लेवल पे जो है शिफ्ट हो जाते हैं कहीं, तो कैसे सबको जो है डील करना है मामले को, उसको जो है इसलिए जो है सम्मेलन ऑर्गेनाइज होता है। तो अभी साइबर क्राइम का आप रूप देख सकते हैं। साइबर क्राइम में जैसे जज बन के जो है आपको कॉल कर दिया कि आपके ऊपर केस है, आपने ये कांड किया है और आप हमको फिरौती मांगते हैं, तो ये भी एक साइबर क्राइम है। तो इस सबसे निपटने के लिए जो है इसके लिए कार्य किया जाता है। तो इस सम्मेलन में जो 100 देशों से जो है 150 से ज्यादा सुरक्षा एक्सपर्ट जो होते हैं, स्पीकर होते हैं, ये शामिल होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब कहाँ होने वाला है ये आपके संयुक्त अरब अमीरात के जो है दुबई में होने वाला। तो देखिए दुबई ये आपका यहाँ शहर है और इसकी राजधानी जो है अबू धाबी यहाँ है। तो ये आपको हम बता दिए हैं। अगला महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे तो आज हम लोग अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मना रहे हैं। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मना रहे हैं? 4 मई को मना रहे हैं। तो फायर फाइटर जो होते हैं, अग्निशमन जो होते हैं, वो जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनके याद में यह दिवस मनाते हैं। तो यह दिवस जो है अग्निशमन कर्मियों द्वारा अपने समुदाय और पर्यावरण को जो है यथासंभव सुरक्षित रखने के लिए किए गए बलिदानों को पहचानने और सम्मान देने के लिए यह मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण दिवस है कोयला खनिक दिवस। आज मनाया जा रहा है कोल माइनर्स डे। कब मनाया जा रहा है? ये भी 4 मई को मनाया जा रहा है। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कोयला खनिक, जो कोयला खनन करने वाले हैं, माइनर्स हैं, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो कोयला खनिकों के सम्मान में जो है यह दिवस 4 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और यह दिन खनिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने और उन्हें जो है सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के महत्व पर जो है जोर देती है। अभी एक होता है रेड होल माइनिंग, ये शायद आप सुने होंगे जरूर, हमको लग रहा है रेड होल माइनिंग। अगर बराबर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो जरूर सुने होंगे। तो ये इसका मतलब क्या होता है? ये जो कोयले के खदान होते हैं, जैसे उसको ऐसे होल की तरह बना दिया जाता है जो है अंदर जमीन में, तो उसको ऐसा बनाया जाता है जिस तरह से चूहे बिल बनाते हैं जमीन में, उसी तरह से जो है एक पतला सा बिल बनाया जाता है कि मनुष्य को जो है किसी तरह से आगे पीछे करके जाने लायक होता है। तो उसमें मनुष्य घुसता है और वहां से कोयला खनता है। आप एक बार खाली रेड होल माइनिंग जो है गूगल पे लिख दीजिएगा, देखिएगा उसका इमेज किस तरह से होता है। तो कितना रिस्क लेकर के ये अपनी जिंदगी में जो है कार्य करते हैं, जाते हैं वहां जो है कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके उसमें खुदाई करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे रोक लगा दिया रेड होल माइनिंग पे, लेकिन तभी भी अभी बहुत राज्यों में जो है ये चलता है।
तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड लाफ्टर डे। 4 मई को यह दिवस भी मनाया जा रहा है। तो मई का जो पहला रविवार होता है उसको यह दिवस मनाया जाता है। 1998 में जो है पहला उत्सव ये मुंबई में आपके ऑर्गेनाइज किया गया था, मतलब मुंबई में पहले मनाया गया था। तो इसे विश्वव्यापी हास्य योग आंदोलन के संस्थापक है डॉक्टर मदन कटारिया, तो भारतीय है, तो उन्होंने ये आयोजित किया था, उनके मतलब अगुवाई में आयोजित किया गया था, तब से यह जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला है मई 2025 में जो है किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये आपको बताना है किन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाने वाला है। तो विकल्प में आपके जो है ये देखिएगा आपका पीवी सिंधु है, यहाँ पीवी सिंधु और चिराग शेट्टी, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रक्की रेड्डी और जो है चिराग शेट्टी, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन। तो ये जो है किसको दिया जाएगा ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा सी, इसमें सही उत्तर रहेगा। सात्विक साईराज, रक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी को यह जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसमें जो है 25 लाख रुपए आपका जो है पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है और खेल का सबसे बड़ा सम्मान इसको माना जाता है। अब देखेंगे इसके बारे में। तो सात्विक साईराज, रक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी को जो है बैडमिंटन में, ये बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इनकी महत्वपूर्ण उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यह जोड़ी जो है, दोनों लोग की जोड़ी 2023 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में नंबर 1 रैंक प्राप्त किए थे, इन पहुंचा था। और हांगजो में जो एशियाई खेलों में ये स्वर्ण पदक भी जीते थे। तो इसीलिए जो है इनको सम्मानित किया जाएगा। बैडमिंटन के खिलाड़ी है दोनों, सात्विक साईराज, रक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी को। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये दिया जाएगा, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। 1991 में स्थापित किया गया था, लेकिन उस समय उसका नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ इस समय जो है कौन सा पुरस्कार, इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 2021 में जो बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने इसका नाम बदल करके जो है ये कर दिया है। कौन सा कर दिया, जो वर्तमान में अभी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आप जानते होंगे हॉकी के जादूगर कहा जाता है इनको, तो इनके नाम पर जो है ये पुरस्कार का नाम रखा गया है। इसमें जो 25 लाख रुपए आपको पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है, एक पदक और एक सम्मान प्रमाण पत्र जो है इसको दिया जाता है इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इनका इमेज है आपका ये है आपके सात्विक साईराज, रक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये है आपके, तो ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में गिरिजा व्यास का निधन हो गया, तो वह किस संस्था की प्रमुख रह चुकी हैं जिनका भी निधन हो गया है। तो इसमें से किस संस्था की ये प्रमुख रही हैं आपको बताना है इसमें से, और ये इनका भी निधन हो गया, इसके कारण से न्यूज में थी। तो सही उत्तर आपका रहेगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की ये अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कोई व्यक्ति रह चुका है तो अच्छा वो माना जाता है, अच्छे पद पर माना जाता है, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरा संभावना है। तो इसको देखेंगे इसके बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है सदस्य थे, और ये पूर्व राजनेता गिरिजा व्यास का 79 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है। तो गिरिजा व्यास के बारे में जानेंगे। गिरिजा व्यास जो है आपके राजस्थान राज्य से बिलोंग करती थी। कहाँ से बिलोंग करती थी? राजस्थान राज्य से बिलोंग करती थी। अगर देखेंगे तो ये 2-3 मंत्री के पद जो है संभाल चुके हैं। जैसे सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ये रह चुकी है 1991 से 1993 में, 2013 में ये मंत्री रह चुके थे। और सबसे महत्वपूर्ण पद है इनका राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसकी अध्यक्ष जो है 2005 से लेकर के 2011 तक ये रह चुके हैं। यानी 6 वर्ष टोटल है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर ये अपना विराजमान रह चुकी हैं। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में है थोड़ा सा, तो इसको जान लीजिए। महिलाओं से संबंधित जितने मुद्दे होते हैं उसको जो है ये डील करने के लिए, उसको जो है समाधान करने के लिए बनाई गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ये आयोग।
1990 में जो है NCW एक्ट आया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था, लेकिन 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 मतलब ये है, इसका स्थापना जो 1992 में हुआ था। एक्ट आ गया था 1990 में, लेकिन इसका स्थापना जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था, गठन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो जनवरी 1992 में इसका स्थापना हुआ था। ये इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि क्वेश्चन ये आपके पूछा जा चुका है। दूसरे नंबर, ये वर्तमान समय में जो है विजया किशोर रहाटकर, कौन है? विजया किशोर रहाटकर, जो महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, विजया किशोर रहाटकर, ये वर्तमान में इस पद पर रहाटकर, तो ये वर्तमान में इस पद पर जो आसीन है, यानी NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की ये अध्यक्ष हैं। और अगर देखेंगे तो पहली अध्यक्ष कौन थी, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। तो उड़ीसा से बिलोंग करती थी जयंती पटनायक, ये पहली जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की पटनायक, तो ये पहली महिला अध्यक्ष रही थी राष्ट्रीय महिला वुमेन कमीशन की। तो ये भी आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये है आपके जो है कौन, गिरिजा व्यास। अगला है भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है, तो ये आपको बताना है नौसेना में जो है पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है। तो सही उत्तर आपका रहेगा दिव्या शर्मा, जो है ये इस पद पर जो आसीन हुई है, पहली महिला बनी है, इसलिए जो है आपका इम्पोर्टेंट है। तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा नौसेना की पहली महिला क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो बन गई हैं। ये अभी वर्तमान में अंडमान निकोबार कमान के जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित INS उत्क्रोश में जो है तैनात है, और INAS 318 स्क्वाड्रन की डॉर्नियर पायलट है। और ये डॉर्नियर जो है विमान, ये डॉर्नियर विमान जो है विमान मॉडर्न पेट्रोल रडार से लैस होते हैं और लंबी दूरी तक जो है समुद्री निगरानी करने में ये सक्षम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दिव्या शर्मा जो है इस पद पर जो आसीन हुई, भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। तो पहली महिला है, इसलिए जो आपसे पूछा जा सकता है। तो मित्र, आज का करंट अफेयर संडे है तो थोड़ा सा कम ही रखे हैं, वैसे भी आपका रिवीजन भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। तो कल का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। कह रहा कौन सा राज्य जो है AI आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो आपका मध्य प्रदेश बन गया है। तो ध्यान रखना है। चर्चा में रहा पलामू टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। अगला है कौन सा बंदरगाह जो है, कौन सा पोर्ट है भारत का पहला समर्पित गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है, तो ये आपका सही उत्तर आपका रहेगा बिझिंजम। ये बना है कहाँ का है, ये आपका केरल में स्थित है। मोदी जी इसका उद्घाटन किए थे अभी। अगला है किस संस्था ने जो है भारत में MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना यानी इनहेंसिंग MSME कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है। तो MSME में जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए जो है नीति आयोग ने यह रिपोर्ट जारी किया है। अगला है डिपो दर्पण पोर्टल जो है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो डिपो दर्पण पोर्टल जो है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है नई दिल्ली में किस नेता की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है, तो उडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जो है इनकी मूर्ति का उद्घाटन किया गया है 9, और वहां एक रोड का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है हाल ही में किस राजवंश के 11 शिलालेखों की जो है खोज की है, तो यह सातवाहन वंश के जो है किसके, सातवाहन वंश के। तो इसको ध्यान रखना है, इस वंश के 11 शिलालेखों की खोज किया है किसने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के जो है नए उप वायुसेना अध्यक्ष जो है कौन बने हैं, तो ये आपको बताना है कौन नियुक्त किए गए हैं। सही उत्तर आपका रहेगा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जो है इस पद पर आसीन हुए हैं। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त अपने चैनल मित्रों अपने दोस्तों तक इस चैनल को सब्सक्राइब भेज दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।